एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज हम अपना चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोलॉजी यूनिट का जो क्लास 12th का चैप्टर है बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ एनवायरमेंटल इशू। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो किस वजह से होते हैं। जैसे हम आज की सिचुएशन से ही कोरिलेट करते हुए चलते हैं। आज कोविड का टाइम है, सब अच्छे से जानते हैं कोविड के बारे में, ठीक है। उसके अलावा पोल्यूशन जो है, अभी हमने पोल्यूशन वाले स्टेज भी हमने फेस किया है कि किस तरह से हम जो पोल्यूशन का लेवल है हमारी सिटी में कितना हाई था। तो उसका क्या कारण है, क्या वो अपने आप होता है या उसका रिस्पॉन्सिबल हम है। हम इस चैप्टर में उसकी सारी डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम और हमारी जो नेचर है वो दोनों क्या है, बैलेंसिंग मोड में है, दैट इज़ एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अगर हम किसी भी चीज़ की हम एक्सेस करते हैं, मतलब हम किसी भी चीज़ को हम जानबूझकर कट करते हैं, या फिर ये लगा लो हम ज़्यादा अमाउंट में जितनी अमाउंट हमें यूज़ करनी चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में हम अनलिमिटेड अमाउंट में किसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे एनवायरमेंटल को इफ़ेक्ट करती है। अगर एनवायरमेंटल को इफ़ेक्ट करेगी तो हमारी जो नेचर है वो अगर इफ़ेक्ट हो गई तो वो नेचर भी कहाँ, उसके अंदर भी जो इफ़ेक्ट होगा वो कहाँ होगा, वो भी हमारे इस अर्थ पर ही होगा, इस यूनिवर्स में ही होगा। तो उसका इफ़ेक्ट जो, अगर आपने पढ़ा है जो न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एवरी रिएक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर अपनी अर्थ के साथ में इस तरह से रिएक्शन करेंगे तो वो भी हमारा इसी तरह से रिस्पॉन्स करेगी ना। अगर हम एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो एनवायरनमेंट भी उसी तरह से हमारे साथ में भी बिहेव करेगा। तो ये न्यूटन का जो थर्ड लॉ है हमारे इस एनवायरमेंटल इशू वाले चैप्टर पर बिल्कुल फिट होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड वेट्स, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स, रेडियो एक्टिव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, बट हम इसको 3 या 4 सीरीज़ में डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन एनॉर्मसली ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। देखो, आप सबको पता है जो ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे लास्ट 100 ईयर से जो है हमारी कंट्री के अंदर जो है इंक्रीज़ हो रही है। हमारी कंट्री में भी और या फिर यूनिवर्स में भी लगाए, पूरे वर्ल्ड में लगाए, तो भी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़ है। और आप सबको पता है पॉपुलेशन में चाइना जो है फर्स्ट नंबर पर है, चाइना के बाद हम हैं, और हम चाइना से अब ऊपर आने वाले हैं, जंप करने वाले हैं हम फर्स्ट पोजीशन पर पॉपुलेशन में। दिस मीन्स इंक्रीज इन डिमांड। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हमारी जो डिमांड है वो भी तो बढ़ती जाएगी। खाना भी हमें चाहिए, पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो उनको फूड है वो भी हमें ज़्यादा चाहिए, पानी भी चाहिए, घर भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, रोड भी चाहिए, ऑटोमोबाइल्स भी चाहिए, और जितनी भी हम इतनी सारी जो भी हमें फैसिलिटीज़ है वो सारी उसकी हमारी डिमांड भी क्या होती है, बढ़ रही है। अब अपने घर से कोरिलेट करके चलो, अगर घर में 3 मेंबर हैं तो पहले क्या थे, 3 मेंबर थे, हम 3 मेंबर के हिसाब से अपना खाना पीना, रूम वगैरह हमारा मैनेज हो जाता था। लेकिन जैसे अगर घर में 3 मेंबर और जुड़ गए तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो जब ये 6 मेंबर आ जाएंगे घर में तो हमारे जो फूड की डिमांड है वो भी तो बढ़ जाएगी ना, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ जाएगी। अब देखो, पहले हम 3 ही लोग रहते थे, 3 लोग रहते थे तो हम जो है फ़ैन वगैरह भी जो है एक रूम में बैठ गए या 2 रूम में बैठ गए। अब 6 लोग हैं, कोई किसी रूम में बैठ रहा है, कोई किसी रूम में बैठ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ गई है, फूड की भी बढ़ गई है, घर में भी क्या है, कैपेसिटी भी जो उनकी वो बढ़ गई है। तो इसी तरह हम अपने घर से कोरिलेट करते हुए अपने एनवायरनमेंट से रिलेट करेंगे। तो दीज डिमांड्स आर ट्रेमेंडसली प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेज। और जो ये सारी डिमांड्स है वो किसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर इफेक्ट कर रही है, एंड आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पॉल्यूशन ऑफ एयर। और जो है ये सारे डिमांड्स क्या कर रही है, ये पॉल्यूशन भी बढ़ा रही हैं, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स का काम कर रहे हैं एयर के अंदर, वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर। द नीड ऑफ द आवर इज़ टू चेक डिग्रेडेशन। तो अब जो है हमें जो डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा है, डेप्लीशन ऑफ आवर प्रेसियस नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और जो पॉल्यूशन है विदाउट हाल्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हम किस तरह से इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ना चाह रहे हैं पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन इज़ अ अनडिज़ायरेबल चेंज। हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, आपसे जो है एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाएगा, पॉल्यूशन जो है वो डिज़ायरेबल चेंज है या अनडिज़ायरेबल।
भाई वो तो अनडिज़ायरेबल है, हम थोड़ी ना चाहेंगे, हमारी मर्जी से थोड़ी ना जो पोल्यूशन है वो हम चाहेंगे अच्छा भाई आज पोल्यूशन बढ़ जाए तो आज बढ़ जाएगा, आज भाई पोल्यूशन घट जाए तो घट जाएगा, नहीं भाई। वो तो अपने अपने आप जैसा हम यूज़ करेंगे उसी हिसाब से हमारा बढ़ता जाएगा और घटता जाएगा। तो ये अनडिज़ायरेबल है, कोई नहीं चाहता कि जो है पोल्यूशन जो है बढ़े। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज हो गया, अनडिज़ायरेबल। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 यहीं से बनेगा कि जो पॉल्यूशन है वो कौन सा चेंज है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, देखो जो पॉल्यूशन है वो फिजिकली भी हो सकता है, मतलब हम किसी कूड़े वूड़े को गिरा दें, दैट इज़ फिजिकली। केमिकली, केमिकल मतलब फैक्ट्री से रिलीज हो रहा हो। बायोलॉजिकली, ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब जैसे हमने क्या किया, कोई कूड़ा कचरा था हमने उसको डाल दिया, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में उसमें कीड़े मकोड़े आ गए, तो बायोलॉजिकल हो गया क्योंकि उसके अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी आके बैठ गई है। तो एयर है, लैंड है, वाटर है और सॉइल है, ठीक है, इनके ऊपर जो है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, लैंड पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन भी हो सकता है। एजेंट्स किसको बोला जाता है, एजेंट उस चीज़ को बोला जाता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा हो। एजेंट्स वो होते हैं जो ब्रिंग आउट सच एन अनडिज़ायरेबल चेंज, दैट इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। उन एजेंट्स को पॉल्यूटेंट कहा जाता है। जैसे मान लो अगर मैंने सड़क पर कूड़ा फेंका है तो जो सड़क पर जो लैंड पॉल्यूशन हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन हूँ, मैं हूँ। तो मैं एक क्या किसका काम कर रही हूँ, दैट इज़ पॉल्यूटेंट का काम, ठीक है, मैं उस एजेंट का काम कर रही हूँ। अब देखो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कभी कुछ किया था। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वो आया था 1986 में। क्यों आया था, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। और वो कौन कौन सी है, एयर, वाटर एंड सॉइल। चलिए अब एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर रेस्पिरेटरी नीड्स। देखो आप सबको पता है कि हम एयर के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारी रेस्पिरेशन के लिए। अगर हमें एयर नहीं मिलेगी, मीन्स हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते, हम जिंदा रह भी नहीं सकते बिल्कुल भी। तो एयर पॉल्यूटेंट्स कौन, इंजरी टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे इस एयर के अंदर पोल्यूशन है तो हम सांस लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो हमारे अंदर ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, वो हमें इन्फेक्ट कर रहा है। दे रिड्यूस ग्रोथ। और अब देखो ये हमारे लिए भी है, उसके बाद ग्रोथ को कम कर रहा है, क्रॉप्स की यील्डिंग को कम कर रहा है, प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स हो रही है। देखो हमारे अलावा वो प्लांट्स को भी इफेक्ट कर रहा है। क्यों, प्लांट्स के ऊपर भी तो क्या कर रहा है, वो एयर पोल्यूशन हो रहा है। वो सारी एयर जो है पॉल्यूटेड एयर वो कहाँ जा रही है, वो प्लांट्स के पास जा रही है। तो जिसकी वजह से प्लांट्स क्या है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है। उसकी जो क्रॉप्स हैं, जो है हमारी क्रॉप्स में से जो अनाज निकलता है, जो भी ग्रेन्स निकलते हैं, वो क्या है, वो नहीं बन पा रहे हैं, जितने चाहिए उतने नहीं मिल रहे हैं। प्रीमेच्योर डेथ हो रही है, मतलब जो लीव्स हैं वो पत्तियाँ वो झड़ झड़ के गिरने लग रही हैं। तो एयर पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो डिलीटेरियसली इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन और एनिमल। और ये ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए भी खराब है क्योंकि दोनों सांस लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब जो कितना ज़्यादा इफेक्ट है, कितना ज़्यादा हार्मफुल है, वो किसके ऊपर, उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, पॉल्यूटेंट। अभी जैसे हमने बैड क्वालिटी ऑफ एयर से हमारी हॉलीडेज़ हुई थी कि भाई चलो पॉल्यूशन है, उसकी वजह से बच्चे जो है स्कूल नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि बैड क्वालिटी ऑफ एयर है, क्योंकि वो ऐसी हवा में सांस लेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो वो जो जितना भी पॉल्यूशन है वो कहाँ जाएगा, उनके अंदर जाएगा। तो वो किसकी कितनी कंसंट्रेशन है उस पॉल्यूटेंट्स की, उस एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, जो AQI है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कि कितने टाइम के लिए, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म, कि वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, इन सब के ऊपर, तीनों के ऊपर जो है जो है डिपेंड करता है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो हार्मफुल जो इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कि मतलब कितने टाइम के लिए बाहर हम गए हैं वो, और किस ऑर्गेनिजम्स की वजह से ये हमें हुआ है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होता है। अब जो स्मोक स्टैक्स है थर्मल पावर प्लांट्स में, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं या फिर स्मेल्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं, एक पार्टिकुलेट को रिलीज़ करती है और एंड गैसेस एयर पॉल्यूटेंट्स टुगेदर विद हार्मलेस गैसेस।
मतलब ये पार्टिकुलेट का मतलब क्या है, पार्टिकल्स की फॉर्म में, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उसकी फॉर्म में क्या करते हैं, रिलीज करती हैं ये पॉल्यूटेंट्स। और जो जिसके साथ में क्या होती है, हार्मलेस गैसेस भी होते हैं। कौन कौन सी, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। मतलब जो ये पार्टिकल्स है ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दीज पॉल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड, फिल्टर आउट बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। देखो अगर इंडस्ट्री से इस तरह से पार्टिकल्स जो हैं बाहर निकल रहे हैं और वो गैसेस के साथ में मिक्स हो रहे हैं, तो उससे कौन सी हार्मफुल गैसेस बन रही है। अगर नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिल रहा है तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस बन रही है। ऑक्सीजन के साथ में कोई भी पार्टिकल है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, तो इस तरह से क्या होता है कि ये सारी गैसेस जो है वो फॉर्म हो रही हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने, कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो एक इस तरह से फ़िल्टर करके रखे कि जो बेकार बेकार जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको कहाँ नहीं, उसको एयर के अंदर मिक्स होने ही ना दें, उसको पहले ही फ़िल्टर कर दें, अंदर ही पार्टिकल्स को सेपरेट करके रख दें और वो एयर के साथ में मिक्स ना हो। कुछ इस तरह से वो करें जिससे हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। तो अब देखो उन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने यूज़ किया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब ये देखो किस तरह से काम करता है। दीज देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर। अलग अलग तरीके हो सकते हैं पार्टिकल्स को हटाने के। मोस्ट वाइडली यूज विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, जिसमें से जो ज़्यादा यूज हो रहा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, विच कैन रिमूव ओवर 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। अब देखो ये कितना परसेंट हटा रहा है, 99%। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, सबसे पहले वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, वो पार्टिकल्स के यूज़ हो रहा है। किसके लिए यूज़ हो रहा है, दैट इज़ यूज फॉर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के लिए यूज़ हो रहा है। सेकेंड है कितनी परसेंट जो है रिमूव कर रहा है, दैट इज़ 99% जो है रिमूविंग कर रहा है। इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर दैट आर मेंटेन एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। ठीक है, इसके पास में क्या है, काफ़ी सारे वायर्स हैं और जो 1000 वोल्ट्स पर काम करते हैं। और विच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनके क्या एक कोरोना प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। दिस इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू डस्ट पार्टिकल्स गिविंग दैम अ नेट नेगेटिव चार्ज। देखो अब देखो इसने क्या बोला कि दीज इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू डस्ट पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और डस्ट पार्टिकल पर इसका मतलब वो क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज देंगे। इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ मिक्स होगी जिसमें डस्ट में क्या होगी, पॉजिटिव होगा और ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव। अब हमेशा हमने देखा है पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या होता है, अट्रैक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन किसको कैच कर लेंगे, इस डस्ट को अपने पास में कैच कर लेंगे। और जैसे ही कैच करेंगे वो डस्ट के पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन के साथ में अटैच होंगे, तो वो क्या करेंगे, ये एक कलेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर ग्राउंड में आके नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को हम चुंबक वगैरह देखते हैं, जैसे मैग्नेट है तो हम आयरन के साथ में पास में लेके जाते हैं तो वो चिपक जाती है। तो इसका मतलब क्यों चिपकती है, हम सब पढ़ ही चुके हैं, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो सेम इसी तरह देखो इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसका मतलब डस्ट में जो पार्टिकल्स जो मिक्स है उसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पास में होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होकर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको खींच लेगा डस्ट को अपने पास में, और वो नीचे की तरफ एक प्लेट के ऊपर इकट्ठा कर देगा। द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर तेज़ होगी तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ में जो है बाहर की तरफ चली जाएगी। लो होगी तभी वो क्या होगी, वो उसको अलाउ करेगी अपने पास में रुकने के लिए। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से आएगा कि जो वेलोसिटी है एयर की प्लेट्स के बीच में वो हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अब उसके बाद वो है स्क्रबर यूज़ करते हैं। अब देखो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, जिसमें हमने पार्टिकल्स का यूज़ किया और 99% जो है ये काम करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स को अपने पास में इकट्ठा कर लेते हैं और साथ में उसके ग्राउंड में क्या हो जाते हैं, चिपका देते हैं। अब नेक्स्ट है स्क्रबर। ठीक है, स्क्रबर कैन रिमूव गैस। स्क्रबर क्या कर सकता है, गैस को हटा सकता है। अब देखो दोनों के बीच में हमें डिफरेंस देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या कर रहा था, पार्टिकल्स को रिमूव कर रहा था। स्क्रबर किसको कर रहा है, गैस को रिमूव करना है। क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करता है, पार्टिकल्स को रिमूव करता है, स्क्रबर किसको करता है, गैसेस को रिमूव करता है। तो देखो ये किसको रिमूव कर रहा है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड को। इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर। इसका मतलब वो किसका यूज़ कर रहा है, स्क्रबर में क्या यूज़ है, पानी का स्प्रे है या फिर किसका है, लाइम का।
जैसे ही वो गैस के ऊपर स्प्रे को करेगा तो वो क्या कर देगा, उसको एग्जॉस्ट कर लेगा, मतलब इसको रिमूव कर देगा गैस को। रिसेंटली वी हैव रिलीज द डेंजर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी वेरी स्मॉल एंड आर नॉट रिमूव्ड बाय दिस प्रेसिपिटेटर्स। हमने देखो कुछ ऐसा रियलाइज़ किया कि जो ज़्यादा खतरनाक वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल इससे प्रेसिपिटेटर से नहीं हटते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको स्क्रबर से, उसमें जो गैस फॉर्म होगी हम स्क्रबर से क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो CPCB बोर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPCB, दैट इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका साइज जो कितना होता है, जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने बोला जिस पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम होगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा ज़्यादा हार्म के लिए हमारी हेल्थ के। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किससे कम होना चाहिए, जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम होगा वो किसके लिए, हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा हैजार्ड के लिए। दीज फाइन पार्टिकुलेट्स कैन बी इनहेल्ड डीप इनटू द लंग्स, मतलब ये किसके अंदर चले जाएंगे, हमारे लंग्स के अंदर। जैसे अभी ये पॉल्यूशन वाला था, तो अगर हम बोलते हैं ना AQI 300 से ज़्यादा हो गया, 400 से ज़्यादा हो गया, अब तो 400 से ज़्यादा हो गया तो एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन हो गई, तो हमें जो है पॉल्यूशन की वजह से हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब जो पार्टिकल का साइज़ है वो इतना हो गया है कि हमारे लंग्स को ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, जिससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगी। अब आइज़ में इरिटेशन होते हैं, कभी आपने देखा होगा जैसे हम पॉल्यूशन में जो है बाहर चले जाते हैं तो हमारी आँखों में जो जलन होनी शुरू हो जाती है, गला ख़राब होना जाता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैटर है वो हमारा कितना चला गया है, पार्टिकल्स हमारे 2.5 से नीचे चले गए, और वो हमारे जो हम सांस ले रहे हैं तो हमारे जो एयर के साथ में है नोस्ट्रिल के थ्रू हमारे अंदर जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल्स आर अ मेजर कोज ऑफ, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, मतलब जो हम यूज़ करते हैं कार, स्कूटर, बाइक वगैरह, ये सारे किसका कोज है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का कोज है, एटलीस्ट इन मेट्रो सिटीज़ में। नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट, जैसे जैसे नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं स्ट्रीट में, तो जो है प्रॉब्लम होती जा रही है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ, एक तो उनकी मेंटेनेंस चाहिए। अब देखो जो हमारी ये गवर्नमेंट है ये क्या कहती है कि हमें कौन सा पेट्रोल यूज़ करना चाहिए, हमें लेड फ्री करना चाहिए, कैन रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स दे एमिट, जिससे हम उससे कम पोल्यूटेंट निकले। अब जो है कैटालिटिक कन्वर्टर आता है, कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लेटिनम और पैलेडियम एंड रोडियम एज अ कैटलिस्ट आर फिटेड इन द ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेज। मतलब हमें जो है क्या यूज़ करना चाहिए, हमें एक तो कम से कम जो है ऑटोमोबाइल्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा लेड फ्री पेट्रोल या डीजल हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, लेड फ्री वाला। दूसरा है कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर का, जिसमें क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स है, कौन कौन से है, पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक है। ये वाले कैटालिटिक कन्वर्टर है जिसके अंदर कौन कौन से मेटल्स लगे हुए हैं, प्लैटिनम और पैलेडियम, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एंड रोडियम एज अ कैटलिस्ट, और उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होना चाहिए, रोडियम का, रोडियम आर फिटेड फॉर रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ द पॉइजनस गैस। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास में होगी तो ये कौन सी पॉइजनस गैस रिलीज नहीं करेगी। एज द एग्जॉस्ट पास थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, unburned hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water, and carbon monoxide and nitric oxides are changed to carbon dioxide and nitrogen gas respectively। देखो जैसे जैसे अगर ये कैटालिटिक कन्वर्टर अगर हम यूज़ करेंगे तो जो अनबर्नड, जो बिना जला हुआ जो है हाइड्रोकार्बन्स जो रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, या कार्बन मोनोक्साइड है, या नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये सब किस में बदल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी या फिर नाइट्रोजन गैस में बदल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन जो है कैटालिटिक कन्वर्टर के ऊपर बनता है कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में। मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलेड पेट्रोल बिकॉज लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट। देखो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमें बोला गया कि हमें लेड फ्री जो है पेट्रोल या डीजल यूज़ करना चाहिए। अब उसका रीज़न क्यों है, क्या है, क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो कैटालिट जो हमारी कार ऑटोमोबाइल्स के अंदर या कार के अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है, अगर हमने वो जो है लेड फ्री वाला पेट्रोल यूज़ नहीं किया तो वो
कैटलिस्ट का जो काम करता है, रोडियम कैटलिस्ट काम करता है, तो रोडियम कैटलिस्ट जो है काम नहीं कर पाएगा। जो लेड है वो उसको रोडियम के ऊपर काम नहीं करने देगी, तो इसलिए हमें लेड का यूज़ नहीं करना है, ताकि हमें रोडियम कैटलिस्ट है वो वर्क करे कैटालिटिक कन्वर्टर में, जिसमें हमने पढ़ा था अभी पैलेडियम और प्लेटिनम से बनी हुई है कैटालिटिक कन्वर्टर। इन इंडिया के अंदर एयर प्रिवेंशन और कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है वो कब आया था? 1981 में आया था, लेकिन 1987 में उसको अमेंड किया गया। ठीक है, अभी हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में चलो हम ये वाला पैराग्राफ पूरा कर ही लेते हैं। नॉइज़ के बारे में, नॉइज़ भी क्या होता है? अनडिज़ायर्ड है। देखो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे कान में आके कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए। नॉइज़ भी क्या है? अनडिज़ायर्ड है। हाई लेवल ऑफ साउंड को क्या बोला जाता है? जब जितनी जो नॉइज़ जो साउंड है वो हमारे ईयर से टॉलरेट नहीं हो पा रही है, तो वो क्या होती है? अनडिज़ायर्ड होती है। We have got used to associating loud sounds with pleasure and entertainment, not realizing that noise cause psychological and physiological disorder। मतलब अगर ज़्यादा आवाज़ होगी तो हमारे जो है साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगी ह्यूमन के अंदर। जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटी में फंक्शन होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, उसका जो है ब्रीफ एक्सपोजर हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे 150 डेसिबल और इससे ज़्यादा अगर बाय टेक ऑफ अ जेट प्लेन और रॉकेट मेड डैमेज ईयर ड्रम्स 10 परमानेंटली इम्प्रेइंग। अगर 150 जो डेसिबल है इससे ज़्यादा, इतना या इससे ज़्यादा अगर शोर हो जाता है, तो वो हमारा जो ईयर ड्रम है, मतलब हम इसको बोलते हैं हिंदी में कान का पर्दा, उसको वो है उसको क्या कर देगा? इम्पेयर कर देगा, मतलब वो सुन नहीं पाएंगे, जिसे बोलते हैं ना हिंदी में कान का पर्दा जो है फट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? जब ज़्यादा शोर होगा तो हमारे ईयर ड्रम को क्या होगा? क्योंकि हमारे ईयर ड्रम में क्या होती है? वाइब्रेशन होती है, कोई आवाज़ आती है, आप सब पढ़ ही चुके हो फिजिक्स में उसके बारे में। तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा जो ईयर ड्रम है वो फट जाएगा, उसमें क्रैक्स आनी शुरू हो जाएगी और फिर हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। आवरी क्रॉनिक एक्सपोजर टू अ रिलेटिव लोअर नॉइज लेवल ऑफ सिटीज़ में परमानेंट डैमेज ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? जो है नॉइज़ जो है वो परमानेंटली हमारे ईयर को डैमेज कर सकता है। नॉइज़ ऑल्सो कोज स्लीपलेसनेस। ज़्यादा शोर की वजह से अगर देखो ज़्यादा शोर मचाते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है। ठीक है, हार्ट बीट एकदम से, अगर एकदम से कोई एकदम से आके चिल्ला देता है तो एकदम से बोलते हैं ना डर गए, मतलब हमारी हार्ट बीट को क्या हो जाता कर देता है? तेज कर देता है। ऑल्टर्ड ब्रीदिंग, हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको उल्टा कर देता है। 10 कंसिडर स्ट्रेसिंग, ह्यूमन बीइंग में जो है स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। तो ये मतलब इसके काफ़ी सारे डेंजरस इफेक्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन के भी। अब इसको जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन जो है हमारे आसपास में, अगर आपने देखा होगा क्या 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 लॉस हो सकते हैं। रिडक्शन ऑफ नॉइज़ इन आर इंडस्ट्रीज कैन बी इफेक्टेड बाय यूज़ ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट। आपने देखा होगा जैसे मान लो किसी का घर है एयरपोर्ट के पास है, भाई एरोप्लेन तो रोज़ इतनी सारी लैंड कर रही है और ऊपर जा रही है, तो इस तरह से क्या होता है? वो एक साउंड प्रूफिंग वाला जो है सिस्टम लगा दिया जाता है, जिससे कि जो साउंड है वो बाहर की तरफ ना जाए। स्ट्रिगनेंट फॉलोइंग ऑफ लॉज लैट डाउन इन द रिलेशन टू नॉइज लाइक डिलिमिटेशन ऑफ हॉर्न फ्री जोन्स बना देते हैं। जैसे हॉस्पिटल और स्कूल के आगे ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाना, ठीक है, क्रैकर्स नहीं, लाउड स्पीकर यूज़ नहीं करना हॉस्पिटल्स के पास में, अपने लाउड स्पीकर लेकर नहीं चलना। तो ये सारे क्या होते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन के कारण होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी का डिस्कस।